हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग भौतिक विभाजन को एंड करेंगे। कुछ टॉपिक छोटा सा था, इसको कवर करेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले वीडियो में हम लोग नोट्स से जियोग्राफी को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगले वीक में हम लोग पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का बुक हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का, और हम लोग क्लास 6 का जियोग्राफी यानी भूगोल का जितने भी चैप्टर थे उतने हम लोग पढ़ लिए हैं, उतने कंप्लीट कर लिए हैं और उसको समझ लिए हैं। तो उस चीज़ को हम लोग फिर टॉपिक्स अगर जब हम लोग कॉपी पे पढ़ेंगे, कॉपी से इस टॉपिक को कवर करेंगे तो कम्प्लीटली जो इसमें पढ़ा है वो भी मतलब थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा कि हाँ इससे मैच कर रहा है। और कुछ आने वाले जो 6, 7, 8, 9, 10 का जो बुक हम लोग पढ़ेंगे तब आपको उस टॉपिक से मतलब बुक में कुछ चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे किसी के बारे में, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे नदियाँ के बारे में, तो नदी का टॉपिक हम लोग जब फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग नोट्स से कवर कर लेंगे, सब पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे अच्छे तरह से, डीपीपी बना लेंगे। उसके बाद जब हम भूगोल का इंडिया का जो पठार वाला जो भाग है, ऊपरी हिमालय का जो भाग है, वो सब कवर करेंगे। फिर उसके बाद जितनी भी नदियाँ हैं उसको कवर करेंगे टॉपिक बाई टॉपिक। तो हम लोग ऐसे चीज़ों को कवर करेंगे। तो आप वीडियो को जल्दी जल्दी सबके पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो अपलोड होने के बाद, मतलब जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ वीडियो अपलोड हो गया है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियों विभिन्न प्रकार की हैं। मेरा पेंसिल छोटा हो गया है, इस पर कुछ ये मत कीजिए कि पेंसिल छोटा है। फिर हम दूसरा पेंसिल निकालेंगे। जैसे पर्वत पठार, मैदान, तट और द्वीपों समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय हिमालय। तो हिमालय का यहाँ पर संधि विच्छेद किया गया है। हिम प्लस आलय, हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। मतलब हिमालय का जो संधि विच्छेद है उसका मतलब होता है बर्फ का घर। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्यतः समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय कहा जाता है। बृहत हिमालय जो सबसे उत्तर में जो श्रृंखला है हिमालय के, उसको बृहत हिमालय कहा जाता है, या हिमाद्री कहते हैं हम लोग। बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल। तो इसी श्रृंखला में विश्व का जो सबसे ऊंची शिखर है इसी मतलब श्रृंखला में, जैसे कि हिमाद्री में ही जो विश्व का सबसे ऊंची शिखर है वो इसी मतलब श्रृंखला में है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। जो मध्य हिमालय है या हिमाचल जिसे हम लोग कहते हैं, हिमाचल, वो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। तो मध्य हिमालय या हिमाचल कहाँ स्थित है? हिमाद्री के दक्षिण में। आप लोग इसको याद ध्यान से पढ़िएगा। और इस चीज़ को फिर हम लोग मतलब नोट्स से कॉपी में हम लोग अच्छे से तरह से हम लोग देखेंगे, इसको अच्छी तरह से और हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बुक जो है एनसीईआरटी बुक, उसको समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक भी बहुत ज़्यादा हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा हेल्प रहता है देने के लिए कि हाँ मतलब एनसीईआरटी से आप लाइन टू लाइन बाई पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको नोट्स भी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वो नोट्स आपको ईजी लगेगा। तो मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पठार स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ियों स्थानों के नाम पता लगाइए। शिवलांकी सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। मतलब कि 5 पहाड़ियों स्थानों का पता लगाइए, जो मतलब यहाँ पे पहाड़ियों मतलब दक्षिण हिमालय में स्थित हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। मतलब जो शिवालिक है, ये सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। तो हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है।
यहाँ पर हम सोचे कुछ ऊपर से सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निरपेक्षों से बने हैं। तो ये जो मैदान है वो सिंधु, गंगा और तथा इनकी सहायक जो नदियाँ हैं उसके द्वारा जो लाए गए जलोढ़ निरपेक्षों से बना है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। मतलब जलोढ़ मिट्टी होता है उससे कृषि के लिए ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों की में जनसंख्या अधिक है। तो आप लोग देखेंगे कि भारत में जो भारत का उत्तरी मैदान है वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसी मैदान में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। भारत के पश्चिम भाग में यानी भारतीय महामरुस्थल स्थित है। भारत के उत्तरी भाग में बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि वहाँ पे कृषि का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है, भूमि का मतलब प्रदान ज़्यादा होता है, जैसे कि हम लोग किसी चीज़ का जैसे कि उपजा बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसी की वजह से वहाँ मतलब इस एरिया में ही जो भारत की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वहीं पर है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। मतलब शुष्क या गर्म और रेतीला स्थल है। यह वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। यहाँ जो है वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों में दक्षिण पार्वतीय पठार स्थित है। तो उत्तरी मैदानों में दक्षिण में पार्वतीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। तो इसका जो धरातल है वो काफ़ी ऊंचा और नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व के सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो यहाँ इसी के क्षेत्र में अरावली श्रृंखला है जो विश्व के सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदी बहती है। तो किससे होकर नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीज़ें श्रृंखला जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी से नर्मदा और ताप्ती होकर बहती हैं। जैसे नर्मदा और ताप्ती इसी से होकर गुजरती हैं, बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। तो ये नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती जो नदी है, नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों बह के और अरब सागर में जाकर गिरती है। इस पठार के पश्चिमी घाट है या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। मतलब जबकि पूर्वी घाट जो है वो बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। 6.3 चित्र में देखिए, इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला, लोहे, अश्क की प्रचुरता है। पश्चिमी में तथा पूर्वी घाट के पूर्वी में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। जैसे पूर्वी तटीय मैदान, एक सेकेंड इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज में पलटना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग ये कुछ पॉइंट है इसको देख लेते हैं क्या है। जलोढ़ निरपेक्ष जो हम लोग अभी पढ़े यहाँ पे जलोढ़ के बारे में, तो ये है नदियाँ के द्वारा लाई गई बहुत मिहीन मिट्टी। मतलब कि जलोढ़ जो मिट्टी होता है वो बहुत चिकनी और मिहीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निरपेक्षित कर दी जाती है। तो इसी के वजह से वहाँ पे मतलब कृषि उपजाऊ बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। सहायक नदी उसे कहा जाता है कि जो मतलब गंगा की जो सहायक नदी हो, जो उसमें आकर मिलती हो। एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती हो। देख बोले ना कि गंगा मतलब सहायक नदी उसे कहते हैं जो मुख्य नदी में आकर मिलती हो तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती हो और अपने जल को मुख्य नदी में जाकर जोड़ती हो, ऐड करती हो, उसे सहायक नदी कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर समझाया गया है। ये तो है। क्या आप जानते हैं
क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। बिल्कुल मतलब यहाँ पे कुछ रोचक बातें बताएगी, क्वेश्चन ये मतलब यहाँ पर थोड़ा पॉइंट क्लियर भी कर दिया, आप कुछ बताए मतलब कुछ आगे पढ़ते हैं इससे क्या बोलता है, जिससे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा का आकृति त्रिभुजाएं हैं। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो जो नदियाँ वहाँ पे प्रवेश करती हैं, जैसे कि जो डेल्टा है, डेल्टा बन रहा है, उसी डेल्टा के स्थल पे जो नदियाँ के मुहाने होते हैं वो प्रवेश करती हैं, उस जगह को मुहान कहा जाता है। मतलब कि जैसे कि मुहान एक बड़ा शब्द के जैसे कि होता है ना कि जैसे आप लोग मूवी वगैरह में भी देखे होंगे कि मुहाने खोल दो या फिर मुहाने को बांध दो, तो उस चीज़ को यहाँ पे बता रहा है कि वहाँ का डेल्टा स्थल वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं। तो मुहाने पर बनता है और वही मुहाने नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो ये कुछ करने वाला चीज़ है, जैसे कि प्रैक्टिकल चीज़ है, तो आप लोग अपने घर पे ये चीज़ को कीजिएगा। जैसे हम पढ़ दे रहे हैं, बहुत सी लड़कियां का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे कि यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। ये नाम हम बहुत पहला बार सुना है, ये तो है मतलब ये नदी है ये जानते हैं, लेकिन ये नाम हमको तो मेरे जहाँ रिलेशन में ऐसा कोई के नाम नहीं है। कावेरी है। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम से है? एक नदी के नाम से है। अपने माता पिता तथा दूसरे की सहायता से इस प्रकार के नामों की एक सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम? तो आपको इसी चीज़ ढूंढना है कि जो मतलब नदियाँ से जुड़ी हुई है, जैसे कि गंगा है तो गंगा किसी कोई का गंगा नाम होता है, कोई का यमुना होता है, सरस्वती भी किसी का नाम होता है। तो ऐसे ऐसे तो गंगा यमुना सरस्वती, तो इस तरह के बोल रहे हैं कि ऐसा कोई नाम है जो आपके रिलेटिव में या फिर आपके आसपास के तो अगर अपने माता पिता के ये से मतलब सहायता से आप उसी को सूची तैयार करें और मतलब ढूंढे कि कौन कौन से संबंध कौन कौन से मतलब होता है कि कौन कौन से नदियाँ से किस किस की नाम जुड़ रही है। तो यहाँ पर पूर्वीय तटीय मैदान, इसको नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। देखिए महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये जो नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। और जो ताप्ती नदी थी और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी थी, वो कहाँ गिरती है अरब सागर में। तो हम लोग यहाँ पर पढ़े थे 6.3 का फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस फिगर को हम लोग जैसे कि कल भी आपको हम बताए थे कि ये वाला जो एरिया है वो पठारे हैं, पर्वतीय क्षेत्र है ये, और ये ग्रीन ग्रीन जो एरिया दिख रहा है वो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, और जो पीला पीला है वो पठारीय क्षेत्र है। ये पर्वतीय है, ये पठारीय है, पत्थर वाले क्षेत्र है, ये जो है वो मैदानी क्षेत्र है। जैसे कि यहाँ पर देखिए गंगा नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, चंबल नदी है। तो ये मैदानी मतलब ये है मैदानी प्रदेश है। यहाँ देखिए अरब सागर है, बे ऑफ बंगाल ऑफ मतलब बे ऑफ बंगाल है, हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी हिंदी में कहा जाता है इसको। तो ये चीज़ हम लोग 6.3 को कल भी देखे थे। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ श्रीलंका है जो जल संधि करती है किसके बीच, भारत और श्रीलंका को जल संधि करती है। तो यहाँ सागरों और महासागरों समुद्र जो मिलकर एक जल संधि का पॉइंट हम लोग पढ़े थे, कवर किए थे, तो वहाँ पे ये है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि महानदी गोदावरी और कृष्णा तथा कावेरी बंगाल बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। आपको ये चीज़ें याद करनी है, और ये मतलब NCERT हम बुक में पढ़ रहे हैं, इसको अच्छा से हम लोग इस मतलब
पढ़ रहे, इससे अच्छा पढ़ रहे हैं। और फिर इससे मतलब हम इसको हम जैसे नोट्स में हम आपको पॉइंट पढ़ाएंगे तो आपको और चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये सब तो हम आपके लिए कर दे रहे हैं, मतलब हम कर रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं, मतलब हम अपना 100% इस पर दे ही रहे हैं। अगर नहीं भी आपको लग रहा है कि नहीं 100% आप नहीं दे रही हैं, आप थोड़ा और अच्छा से पढ़ाइए, तो आप मेरे को जहाँ आपको फंस रहा है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये जो नदियाँ हैं अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। तो बंगाल के खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं वो नदियों के मुहाने जो हैं वो सुंदरबन डेल्टा पे सुंदरबन डेल्टा स्थित है। वहाँ पे जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों हैं उस पे सुंदरबन डेल्टा स्थित है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं। पहला लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में गिरती है। ये केरल के तट पर कुछ दूर स्थित प्रवल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है वो भारत के दक्षिण दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप स्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे है ना बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पे स्थित है। तो कौन है? यहाँ पे अंडमान एवं निकोबार स्थित है। तो कहाँ स्थित है? यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाइए। तो बे ऑफ बंगाल में स्थित है कौन? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो भारत में ही है। कहाँ स्थित है? तो भारत में अंडमान एवं निकोबार है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन से? भारत मतलब अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ये 2 द्वीप समूह भारत में स्थित हैं। तो बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल के खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन से द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इन चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो सुनामी जो है एक सागरीय तरंग है जो समुद्र के तल पर भूकंप का कारण उत्पन्न होती है। तो ये चैप्टर भी हम लोग आज कंप्लीट हुआ। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग 6 क्लास का चैप्टर मतलब जियोग्राफी पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग को क्लास 6 का ही पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करना है। तो पॉलिटिकल साइंस में एक दो चैप्टर हो गया होगा, 1-2 चैप्टर शायद कंप्लीट किए हैं। तो उसके बाद जो आगे वाला जो चैप्टर है हम लोग उसको कवर करेंगे अगले वीक में। और इसके बाद से हम लोग मतलब इसका नोट्स मतलब इसका ही नहीं, देखिए जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि अभी हम जो NCERT बुक में पढ़ा दिए हैं वही टॉपिक हम नोट्स में कवर कर रहे हों, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। मतलब कुछ चीज़ टॉपिक जो उससे है, नोट्स का जो टॉपिक है इससे मिलेगा, लेकिन कुछ टॉपिक आने वाले जो हम NCERT पढ़ेंगे बुक्स जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12 में उससे मैच करेगा, मिलेगा और उससे चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ज़रूरी नहीं है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसी से सारा टॉपिक मिल जाए, नहीं, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिज़िकल ज्योग्राफी, जो कि हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं तारे के बारे में और जितने ग्रेविटी हैं उनके बारे में, जो ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, चंद्रमा के बारे में पढ़े हैं, तो उस सब के बारे में फिज़िकल ज्योग्राफी ख़त्म हो गया तो हम लोग हिमालय का जो ऊपरी वाले भाग जो था हिमालय वाला वो कवर करेंगे। फिर उसके बाद जितने भी नदियाँ हैं उनके बारे में कवर करेंगे। तो धीरे धीरे सारे पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, सारे पॉइंट को समझेंगे और अच्छा से उसका DTP सॉल्व करेंगे, जिससे हर क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, जितना कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो, जिस क्यों ना वो SSC से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, MTS से CGL से HSL कोई भी एग्ज़ाम के लिए
वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन आपको ध्यान से सुनना होगा, आपको ध्यान से समझना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके पूछना है कि हाँ यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर मेरे को फॉलो कीजिए और हम आपको वहीं पर आंसर का मतलब वहीं पर आपको समझा देंगे कि क्या चीज़ है, कौन से टॉपिक पर आप फंसे हैं, तो आपको वहीं पर हम बता देंगे, या फिर वीडियो बना के आपके हम मोबाइल पे ये चैट पे शेयर, जिससे आपको चीज़ें कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मतलब ये हम लोग कवर कर लिए हैं टॉपिक। अब हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, तो ये कवर हो गया है। और हाँ, ये तो कुछ ये है राज्य के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी क्या है, असम का राजधानी क्या है। तो इसके बारे में 1 मिनट इसको हम कवर करवा ही दे रहे हैं। आपको किसी को पता होगा, 6 का बच्चा जो देखेगा उसको तो पता शायद होगा ही, शायद क्या होता ही है, तो वो जूनियर क्लास का है। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, देख लीजिए। तो मतलब इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं कि मतलब इसको ज़रूरी नहीं है बताना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर ये नहीं पता है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हम आपको वहाँ पर भी बता देंगे। तो इस वीडियो की इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ज्योग्राफी के नोट्स हम लोग पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हिस्ट्री के बुक, हिस्ट्री का जो नोट्स है उससे पढ़ेंगे। तो हर चीज़ हम लोग कवर करते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि समय लगेगा। छोटा मोटा ये जैसे कि मैथ्स नहीं है कि एक बताएंगे तो सारा उस पर 2-3 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, तो वो चीज़ नहीं है। ये आर्ट्स का बात है। आर्ट्स में जितना ही डीप जाने, जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में एक चीज़ बताएंगे तो सारे नाम का जानकारी तो आपको नहीं हो जाएगी, तो उसको डिटेल में बताना पड़ेगा। ज्योग्राफी में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी, तो इकोनॉमिक्स आएगा 9th में, तो इकोनॉमिक्स का भी। तो जितने भी चीज़ टॉपिक है उस चीज़ को हम अच्छा से कवर करवाएंगे। साथ में आपको शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, तो आप वो भी जाकर देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, ऐसे कि कौन सा है। जैसे कि आज हम एक बार पूछे थे कि कौन सी पहला महिला है जो मतलब जो शासन की थी पहला बार, तो रज़िया सुल्तान थी जो पहला बार शासन की थी, महिला मुस्लिम महिला थी जो पहला बार शासन की थी। तो ऐसा सब क्वेश्चन हम खुद से यूट्यूब पर डालते रहते हैं, तो वो भी आप देखिएगा, उसका भी आंसर आप दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।